नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने बिहार के बाद अब पूरे देश की वोटर लिस्ट का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर कराने की बात सामने रखी है। वोटर लिस्ट के एसआईआर पर अपने 24 जून के आदेश में चुनाव आयोग ने कहा कि आयोग ने वोटर लिस्ट की अखंडता की रक्षा के लिए अपने संवैधानिक जनादेश के लिए अब पूरे देश में विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू करने का निर्णय लिया है। देश के बाकी हिस्सों में एसआईआर के लिए शेड्यूल यथा समय जारी रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार चाहती है कि गरीबों से वोटिंग अधिकार छीन लिए जाएं और सिर्फ रसूखदार लोग ही वोट दें। जब बाबा साहेब अम्बेडकर जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के सभी लोगों को वोटिंग का अधिकार दिया तो कहा कि हमें बिना किसी भेदभाव के सभी को ताकत देनी चाहिए। लेकिन आज बीजेपी जिस गलत तरीके से वोट रिवाइज करने की कोशिश कर रही है वो बहुत बुरी बात है। इससे लोकतंत्र को नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है। आज चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर जारी किया है कि एसआईआर सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, वो पूरे देश में वोटों का रिवीजन करेंगे। ये बात ठीक नहीं है। बिहार में चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है। अब आज इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने फोटो ट्वीट कर कहा है कि एसआईआर के नाम पर बिहार में हो रही वोट चोरी के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सांसदों ने अपना विरोध दर्ज किया। बिहार में जेडीयू बीजेपी की सरकार जनता से वोटिंग अधिकार छीनने पर तुली है, जिसमें चुनाव आयोग उनका पूरा साथ दे रहा है। ये लोकतंत्र से खिलवाड़ है, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर होने वाले खर्चे को लेकर जानकारी दी है। मंत्रालय के मुताबिक 2025 में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 देशों की यात्रा पर भारत ने 67 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं, जबकि 2021 से 2024 के बीच विदेश यात्राओं पर कुल 295 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। तृणमूल कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन के एक सवाल के लिखित जवाब में विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है। विदेश मंत्रालय ने 2025 में अब तक की जिन यात्राओं का ब्यौरा दिया है उनमें 5 देशों जिसमें फ्रांस, अमेरिका, थाईलैंड, श्रीलंका और सऊदी अरब के दौरे शामिल हैं। मंत्रालय का कहना है कि इस साल जिन बाकी 9 देशों की यात्राएं की गई हैं उनके बिलों की प्रक्रिया अभी जारी है। मालदीव दौरे पर पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माले एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू खुद एयरपोर्ट पर पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा ऐसे समय हो रहा है जब पिछले कुछ महीनों में भारत और मालदीव के रिश्तों में सुधार होने लगा है। हरियाणा के गुरुग्राम में कथित तौर पर अवैध घुसपैठियों के खिलाफ पुलिस की ताजा कार्रवाई ने बांग्ला भाषी समुदाय में डर का माहौल पैदा कर दिया है। इस अभियान के तहत कई बांग्ला भाषी लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसके चलते डर और अनिश्चितता के कारण सैकड़ों मजदूर अपने परिवारों के साथ पश्चिम बंगाल लौट रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार गुरुग्राम के सेक्टर 49 का बंगाली मार्केट अब खाली हो रहा है। यहाँ रहने वाले करीब 500 से ज्यादा बंगाली प्रवासी मजदूरों में से अधिकतर वापस जा चुके हैं। लोगों में दहशत जैसी है कि कुछ तो जल्दी से जल्दी भागने के लिए घर से पैसे मंगाकर फ्लाइट से बंगाल जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में गुरुग्राम में सफाई, निर्माण और अन्य अनौपचारिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की भारी कमी हो गई है। साथ ही कुछ मामलों में बांग्ला भाषी लोगों को बांग्लादेश भेजने की घटनाएं भी सामने आई हैं और इससे भी बांग्ला भाषी लोगों में तरह तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं। इसी बीच गुरुग्राम में हाल की घटनाओं ने दहशत पैदा कर दी है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को संसद में स्पष्ट किया कि सरकार के संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की कोई योजना नहीं है। ये बयान उन अटकलों के जवाब में आया है जो हाल के महीनों में विपक्षी दलों और नागरिक समाज द्वारा उठाए गए सवालों के बाद सामने आई थी। राहुल गांधी ने कहा है कि संसद में मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए ये आंकड़े बहुजनों की हकमारी और संस्थागत मनुवाद के पक्के सबूत हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के एसटी के 83%, ओबीसी के 80%, एससी के 64% पद जानबूझकर खाली रखे गए हैं। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के एसटी के 65%, ओबीसी के 69%, एससी के 51% पद भी रिक्त छोड़ दिए गए हैं। ये सिर्फ
लापरवाही नहीं, एक सोची समझी साजिश है बहुजनों को शिक्षा, रिसर्च और नीतियों से बाहर रखने की। विश्वविद्यालयों ने बहुजनों की पर्याप्त भागीदारी नहीं होने से वंचित समुदायों की समस्याएं रिसर्च और विमर्श से जानबूझकर गायब कर दी जाती हैं। राहुल ने कहा कि NFS यानी नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हजारों योग्य SC, ST, OBC उम्मीदवारों को मनुवादी सोच के तहत अयोग्य घोषित किया जा रहा है और सरकार कोई जवाबदेही लेने को तैयार नहीं है। ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है। सभी रिक्त पद तुरंत भरे जाएं। बहुजनों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, मनुवादी बहिष्कार नहीं। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस आज OBC नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन आयोजित करेगी। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल होंगे। प्रोग्राम को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X में लिखा है कि आज OBC का हक छीना जा रहा है। OBC को भागीदारी नहीं मिल रही है। जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी हमारा हक है, जिसे हम लेकर रहेंगे। इस कार्यक्रम का मकसद OBC की राजनीति में भागीदारी बढ़ाना और जातिगत जनगणना की मांग को और आगे बढ़ाना है। दरअसल राहुल गांधी लगातार देश में OBC की भागीदारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। केंद्र सरकार ने संसद में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों की नियुक्ति संबंधी से एक डेटा जारी किया है, जिसने सबको चौंका दिया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC के 80% और अनुसूचित जनजाति यानी ST के 83% स्वीकृत पद खाली हैं। राजद से राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा के एक प्रश्न के जवाब में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने डेटा प्रस्तुत किया। प्रोफेसरों के पदों की बात करें तो OBC के 423 स्वीकृत पदों में से केवल 84 भरे गए हैं, यानी 80% पद खाली हैं। ST के 144 स्वीकृत पदों में से केवल 24 भरे गए, यानी 83% पद खाली हैं। SC के 308 स्वीकृत पदों में से 111 भरे गए, यानी 64% पद खाली हैं। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर्स और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के पदों का भी यही हाल है। तमिलनाडु में विपक्षी NDA गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। हफ्ते भर में दूसरी बार AIADMK के पार्टी महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री AK पलानीस्वामी ने कहा है कि 2026 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी अपने दम पर सरकार बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी रुख को दोहराते हुए जोर देकर कहा है कि द्रविड़ समुदाय का ये प्रमुख दल गठबंधन सरकार के विचार के आगे झुकने वाला कोई आसान विकल्प नहीं है। पलानीस्वामी ने अन्ना द्रमुक के भाजपा के साथ सत्ता साझा करने को लेकर मुख्यमंत्री MK स्टालिन और द्रमुक के सहयोगियों की आलोचना का जवाब देते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हम कोई आसानी से धोखा खाने वाले नहीं हैं। अन्ना द्रमुक अपने दम पर सरकार बनाएगी और बहुमत हासिल करेगी। हम किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर। अगर हमारी मर्जी हो तो हम गठबंधन करेंगे और अगर नहीं तो नहीं। हमें किसी भी बात की चिंता या परेशानी नहीं है। भारतीय नौसेना ने घोषणा की है कि नेवी डे 2025 इस बार केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में मनाया जाएगा। इस बार का आयोजन अरब सागर के किनारे होगा, जो भारत की सुरक्षा के लिए एक बेहद अहम समुद्री इलाका है। इस जगह को चुनने का मकसद ये दिखाना है कि नौसेना इस क्षेत्र में कितनी सक्रिय और सतर्क है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नौसेना की रणनीति और तैयारियों को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय नौसेना ने यह साबित किया था कि वो कितनी तेजी और ताकत के साथ समुद्र से दुश्मन पर हमला कर सकती है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार इस आयोजन की जगह को चुनने से पहले काफी विचार विमर्श किया गया। ये सरकार की उस नीति के तहत किया गया है जिसमें कहा गया है कि देश के बड़े और राष्ट्रीय आयोजनों को अलग अलग राज्यों और क्षेत्रों में मनाया जाए, ताकि पूरे देश को इनसे जोड़कर एकजुटता का संदेश दिया जा सके। बता दें, पिछले साल नेवी डे का आयोजन पुरी के पास बंगाल की खाड़ी में किया गया था। भारतीय PM मोदी UK के विदेश दौरे पर हैं, लेकिन इस बीच ट्रंप ने सीधे भारत के खिलाफ जहर उगल दिया है और बड़ा झटका दिया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक कंपनी को कड़ा संदेश दे दिया है। ट्रंप ने इन कंपनियों को कहा है कि वो भारत जैसे देशों में जाकर विदेशी हायरिंग को बंद कर दें। वॉशिंगटन में AI समिट में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी कंपनियों को अब चीन में फैक्ट्री बनाने या भारतीय टेक वर्कर्स को नौकरी देने के बजाय घरेलू स्तर पर नौकरियां पैदा करने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। कुल मिलाकर ट्रंप कहना चाहते हैं कि अमेरिकी लोगों को नौकरी मिले। ट्रंप ने कहा कि हमारी बहुत सी बड़ी टेक कंपनियों ने अमेरिकी स्वतंत्रता का
फायदा उठाकर चीन में फैक्ट्री बनाई है, भारत में वर्कर्स की हायरिंग की है और आयरलैंड में प्रॉफिट जमा किया है। आप लोग भी ये बात जानते हैं। इस दौरान उन्होंने अपने ही देश में अपने नागरिकों को नजरअंदाज और सेंसर भी किया। राष्ट्रपति ट्रंप के शासन में वो दिन अब लद गए हैं। बता दें कि दुनिया के कई बड़ी टेक कंपनियों के कर्मचारी और सीईओ जैसे पोस्ट पर भारतीय मूल के लोग काबिज हैं। ट्रंप के बयानों ने भारत के 250 अरब डॉलर मूल्य वाले तकनीकी सेवा उद्योग के भविष्य पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा लाखों भारतीयों के सामने रोजगार का प्रश्न खड़ा कर दिया है। ट्रंप के बयान पर कांग्रेस समेत तमाम लोगों ने मोदी सरकार से सवाल किया है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा है कि अब मोदी मित्र ट्रंप को हिंदुस्तान में नौकरियों से भी दिक्कत है। पहले एप्पल को हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के खिलाफ धमका चुके हैं, हमारे लोगों को बेड़ियों और हथकड़ियों में खदेड़ चुके हैं। कमाल है, भारत विरोधी इन बयानों पर मोदी जी चुप कैसे रह पाते हैं। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पोस्ट पर पीएम मोदी से जवाब मांगते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के दोस्त ट्रंप ने एक बार फिर भारत के खिलाफ जहर उगला है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की टेक कंपनियां भारत में लोगों को काम पर रखती हैं, लेकिन मेरे राज में वो दिन खत्म हुए। ट्रंप का साफ संदेश है कि भारत के लोगों को काम ना दिया जाए, नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को राज्यसभा में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव पेश करेंगे। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि यह सदन मणिपुर राज्य के संबंध में 13 फरवरी 2025 को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत जारी की गई उद्घोषणा को 13 अगस्त 2025 से अगले 6 महीने तक लागू रखने की मंजूरी देता है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब मणिपुर में एनडीए के मेहती और नागा विधायक पिछले कई महीनों से वहां चुनी हुई सरकार को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार सुबह राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना में पिपलोदी गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल की छत ढह गई, जिसमें कम से कम 5 बच्चों की मौत हो गई है और 17 बाकी घायल हो गए। इस हादसे में कई बच्चों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने तत्काल बचाव कार्य शुरू कर दिया है। ये घटना सुबह करीब 8:30 बजे उस समय हुई जब स्कूल में बच्चे सुबह की प्रार्थना के लिए इकट्ठा हो रहे थे। पुलिस के अनुसार मलबे में फंसे अधिकांश बच्चों को निकाल लिया गया है, लेकिन बचाव कार्य अभी भी जारी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भारी बारिश के कारण स्कूल भवन का कमजोर स्ट्रक्चर इस हादसे का कारण बना। स्थानीय ग्रामीणों और स्कूल कर्मचारियों ने तुरंत मलबे से बच्चों को निकालने में मदद की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गुरुवार को ऐलान किया कि फ्रांस अब फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देगा। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब गजा में भूख और तबाही को लेकर दुनिया भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि वो इस फैसले को सितंबर में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में औपचारिक रूप से पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि समय सबसे जरूरी बात यह है कि गजा में युद्ध तुरंत रुके और वहां की आम जनता की जान बचाई जाए। यह कदम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है और फिलिस्तीन को समर्थन देने वाले देशों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अमेरिका ने फिलिस्तीन को लेकर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के फैसले को सख्ती से खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि मैक्रों को यह फैसला सिर्फ हमास के प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देता है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को राष्ट्र का मान्यता देने की इमैनुअल मैक्रों की योजना को अमेरिका सख्ती से खारिज करता है। उन्होंने लिखा, ये गैर जिम्मेदाराना फैसला सिर्फ हमास के प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देता है और ये अशांति बढ़ाएगा। इस 7 अक्टूबर के हमले के पीड़ितों के लिए एक तमाचे जैसा है। वहीं फिलिस्तीनी अधिकारियों ने मैक्रों के फैसले का स्वागत किया है, लेकिन इजरायल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा कि ये आतंकवाद को इनाम देने जैसा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.